हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो लेके आए हैं साउंड चैप्टर से और ये 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है। आई थिंक 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ साउंड। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो साउंड चैप्टर का सबसे ये टफेस्ट क्वेश्चन यू कैन से, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि अब जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न चेंज हो रहा है, दे आर एडिंग मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि डायरेक्ट फार्मूला से, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो तुम्हें जो भी पढ़ाई, जिस बुक से पढ़ाई कर रहे हो, उसको डेप्थ में पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को भी समझना है। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सो आई होप ये साउंड के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर होंगे। नहीं भी क्लियर है तो जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे हम वो क्लियर करते चलेंगे और इसका डिफिकल्टी लेवल हम देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। द डायग्राम शो टू साउंड बॉक्स ए एंड बी, टू साउंड बॉक्स ए एंड बी। क्वेश्चन में बोला है कि दो साउंड बॉक्स हैं ए एंड बी, एक साउंड बॉक्स ये है, एक साउंड बॉक्स बी है। ठीक है, विद वायर ऑफ लेंथ L, इसका लेंथ दिया हुआ है L। इतने पोर्शन का लेंथ की बात को किया है। एक्चुअली ये दो वायर हैं, है ना, डायग्राम में तुम्हारे बना हुआ था, ये पूरा ये वायर है ना। और इस वायर को साथ में एक वेट लगा हुआ है 10 kgf का। आगे बढ़ो, इसमें लिखा हुआ है बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। क्वेश्चन जब देखोगे तुम तो क्वेश्चन में साफ साफ जो ये स्ट्रिंग बनी है ना, इसमें थोड़ी थिक है, डार्क है, और इसमें थोड़ी थिन है। जैसे दिख रहा है ना, थोड़ी थिन दिख रही है इसमें, और इसमें थिक है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो है वायर, दिस इज थिक और ये थिन है। तो थिक होगा तो डेफिनेटली एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, मास भी ज्यादा होगा। तो ये थिक है और ये थिन है। ओके, बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया हुआ था। लेंथ सेम है बट सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। इसका मतलब ये थिक है, वो क्या है, थिन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन। इसके बाद बोला है साइमल्टेनियसली वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आर प्लेस्ड ऑन द बॉक्स ए एंड बी। दो ट्यूनिंग फॉक लिए गए। ट्यूनिंग फॉक ऑब्जेक्ट होता है जो वाइब्रेट करता है, जिससे कि एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ट्यूनिंग फॉक से। तो ट्यूनिंग फॉक, दो ट्यूनिंग फॉक सेम टाइप के लिए गए, जिनकी फ्रीक्वेंसी दोनों की है 300 हर्ट्ज, दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं 300 से। एक ट्यूनिंग फॉर्क को यहां लेके आया गया, एक ट्यूनिंग फॉर्क को यहां लेके आया गया। प्लेस ऑन द बॉक्स ए एंड बी, ए पे रख दिया गया और बी पे रख दिया गया, इसी बॉक्स पे लाकर रख दिया गया है ना। ये बॉक्स था, ऐसे बॉक्स बना हुआ था, ऊपर से वायर लगे हैं, बॉक्स के ऊपर लाके रख दिया गया। ये कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है कि ये बॉक्स है, उसके ऊपर रख दिया गया है, इसके बॉक्स के ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क रख दिया गया है। यही बोला है क्वेश्चन में, ऑन द बॉक्स ए एंड बी। अब देखो, जब डेफिनेटली ये तो बात पक्की है कि जब हम इसके ऊपर कोई बॉक्स, वाइब्रेटिंग बॉक्स रखेंगे, इसके ऊपर सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे, जब हम इसके ऊपर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे तो डेफिनेटली ये वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन से ये साउंड बॉक्स से जो साउंड है, साउंड की जो वाइब्रेशन है, ये तुम्हारी इस वायर से होते हुए स्ट्रिंग में जाएंगे। और जब ये वाइब्रेशन स्ट्रिंग में जाएंगे तो स्ट्रिंग भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, द पेपर राइडर फॉल्स ऑफ इन केस बी। कह रहा है बी में जो पेपर, ये देखो यहां पे इसी रोप पे ये पेपर राइडर लगा हुआ है, पेपर है ना, पेपर राइडर लगा हुआ है, यहां पे एक पेपर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ बी, बी के केस में ये पेपर नीचे गिर जाता है। बी के केस में पेपर जैसे ये वाइब्रेट होता है, ये पेपर नीचे आ जाता है। ठीक है, ये पेपर नीचे आ जाता है। बट इन नॉट इन केस ऑफ ए, ए में ऐसा नहीं होता है, ए में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अब ऐसा ये सिचुएशन क्रिएट की गई है। इसके बाद बोला है नेम एंड एक्सप्लेन फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ द पेपर राइडर इन बी। कह रहा है बी में जो पेपर राइडर फॉल्स हुआ है, इसका क्या फिनोमिना है, क्यों ऐसा हुआ है। तो देखो समझो, जब हम इस पे ट्यूनिंग फॉर्क रखेंगे तो मान लो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, और जब ये ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी
तो ये गिर जाएगा, ये जो पेपर है ये फॉल हो जाएगा। अच्छा, पेपर फॉल हो रहा है, इसका मतलब है कि जो इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इसकी हो रही है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके जा रहे हैं तो दूसरी बॉडी भी अगर वाइब्रेट करने लगती है ना, उसी फ्रीक्वेंसी से या ज्यादा कुछ फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगती है, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ गया, तो ये पेपर गिर जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इसकी वायर की फ्रीक्वेंसी दोनों रेजोनेंस में आ गए, और जब रेजोनेंस में आए तो ये गिर गया नीचे। अब रेजोनेंस में क्वेश्चन है, सर रेजोनेंस में क्यों आया है? ये भी एक क्वेश्चन है कि रेजोनेंस में जरूरी नहीं कि आ जाए। देखो एक्चुअली स्ट्रिंग के केस में जो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट टी अपॉन एम। ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इस मामले से भी हम इसको सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेजोनेंस में आया क्यों। देखो एक चीज बताएं, पेपर अगर इसमें नहीं गिर रहा है, इसमें गिर रहा है, तो डेफिनेटली ये बात तो पक्की है कि ये वाला जो वायर है इस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन के टाइम पे इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। एम्पलीट्यूड बढ़ा है तभी तो पेपर नीचे गिरा है। अगर ज्यादा वाइब्रेट किया तभी पेपर गिरा है, इसमें ज्यादा वाइब्रेट नहीं किया है, पेपर नहीं गिरा है। इसका मतलब इस केस में डेफिनेटली केस किसका होगा? रेजोनेंस का केस होगा। तो ये फिनोमिना किसका है? तो पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कंडीशन होती है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वायर, देन दिस डिवाइस विल कॉज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के केस में ये पेपर नीचे गिर जाएगा क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होता है रेजोनेंस में। दिस इज द रीजन। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, द वायर ए रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी एफ। कह रहा है एक वायर ए है, जो इसमें ये वायर है, ये जो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। इसलिए बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ। अब इसके ऑप्शन दिए हैं कि इज एफ ग्रेटर देन 300, जो एफ होगा 300 से ज्यादा होगा, 300 से कम होगा, 300 के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, अच्छा ये बात तो क्लियर हो गई कि 300 से अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क आया तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 300, क्योंकि तभी जब फ्रीक्वेंसी इस वायर की और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वायर की और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी वाइब्रेशन होगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली कितनी है? 300। तो कह रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 300 से कम होगी कि ज्यादा होगी कि इक्वल होगी? देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग के केस में एक फॉर्मूला आता है F = 1/2 पाई अंडर रूट टी अपॉन एम। टी मतलब होता है टेंशन, 2 पाई का कांस्टेंट है, तो F डिपेंड कर रहा है टेंशन और मास पे, लेकिन टेंशन इन दोनों में कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 10 kgf का लोड है, तो दोनों का जो टेंशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा। स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम काइंड ऑफ फोर्स दोनों में सेम होगा, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो F किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। तो F हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। इसका मतलब जिस वायर का मास ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहां दिख भी रहा है कि ये वाला जो वायर है ये थोड़ा थिक है, और थिक है एक्चुअली यहाँ पे जो मास होता है, तुमको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर निकाले तो कहीं ना कोई एरिया इनटू हाइट अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अगर हम इसको लिखें तो पाई आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डी ऐसा लिख सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो ये आर स्क्वायर भी ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव जो मास पर यूनिट लेंथ है वो ज्यादा होगा। एक्चुअली यहाँ होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो जो मास होगा इस केस से कह सकते हो मास होगा ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगी ना, तो रेडियस ज्यादा होगी तो मास भी ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप बताओ मास किसका ज्यादा है, इस वाले वायर का, इस वाले वायर का? इस वाले वायर का ज्यादा होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो इसका मास ज्यादा हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। कम हुई मतलब इससे 300 से कम हो गई। तो वही बोला है कि जो F है वो 300 से क्या है? डेफिनेटली क्या होगा? कम होगा। तो आंसर होगा लेस देन 300, ठीक है। तो अगर इसकी 300 है तो इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मास अगर m है, यहाँ मास बढ़ जाएगा, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी 300 से कम हो जाएगी। तो ये इसका आंसर था।
तो अब देखो इसमें दो तीन चीजें तुमको ध्यान रखनी है। एक तो ये फॉर्मूला इग्नोर नहीं करना है, इसे भी ध्यान से पढ़ना है। ये किसी भी स्ट्रिंग के लिए फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। ऐसे पेंडुलम का फॉर्मूला जैसे है 1/2 पाई, सिंपल पेंडुलम के 1/2 पाई अंडर रूट GYL, ये याद रखना है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो साउंड के तुमको स्किप नहीं करने हैं। और भी क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।